Hello everyone, this is Roli Pandey. This is 7th year PYQ of EVS Pedagogy for CTET. स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, बच ग्रुप्स इन ईवीएस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आर टू ईवीएस मतलब जो शिक्षण अधिगम प्रक्रम है उसमें जो बच समूह का दायित्व है वो क्या है? टू चेक इफेक्ट्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन मतलब कि ध्वनि प्रदूषण के प्रभावों पर नियंत्रण रखना, या फिर एसेस द गोल्स ऑफ ईवीएस ट्रांजैक्शन ईवीएस संपादन के लक्ष्यों का आकलन करना, या फिर असाइन अ स्मॉल ग्रुप एन इशू अलोंग विद टास्क टू कंप्लीट मतलब कि जो छोटे समूह मतलब पहले छोटे समूह बनाओ फिर उस छोटे समूह को कोई एक कार्य दो, उसको पूर्ण करने के साथ साथ उन्हें एक समस्या दो। तो यही बस ग्रुप का मतलब होता है ईवीएस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3, दैट इज असाइन अ स्मॉल ग्रुप एन इशू। एक छोटे से ग्रुप को एक इशू दो, एक प्रॉब्लम दो और उसके साथ एक टास्क दो कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग अ फॉरेस्ट विजिट Shrima observed a brightly colored flower plant. Shrima requested her teacher to pluck the plant for her garden. Teacher replied, every beautiful flower and plant should not be plucked. This is a rare plant and the species may be lost if all the students start plucking the plant from the forest. Teacher is trying to fulfill which of the following objectives of EVS teaching? मतलब कि एक फॉरेस्ट विजिट के दौरान शीमा ने देखा कि एक मतलब फ्लावर प्लांट देखा जो कि ब्राइटली कलर्ड था। तो शीमा ने अपनी टीचर से रिक्वेस्ट किया उस प्लांट को गार्डन में से तोड़ने के लिए। तो टीचर ने रिप्लाई किया कि हर एक ब्यूटीफुल फ्लावर हो चाहे प्लांट हो उसको तोड़ नहीं लेना चाहिए। ये जो प्लांट है ये बहुत रेयर प्लांट है और एक ऐसी स्पीसीज है जो कि लॉस्ट होने वाली है, जो कि खत्म होने वाली है, खोने वाली है। अगर हर एक स्टूडेंट ऐसे ही करेंगे कि प्लांट में से जो फ्लावर्स हैं ऐसे उनको तोड़ लिया करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे इनकी जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, जो ये प्लांट्स हैं या ये वाले फ्लावर्स जो हैं। तो टीचर इस तरीके से कौन सा उद्देश्य ईवीएस टीचिंग का है जो कि पूरा कर रही है? डेवलपिंग एन अवेयरनेस अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड इन्वायरमेंट मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों की जागरूकता का विकास कर रही है। ऑप्शन सही है, डेवलपिंग एन अवेयरनेस अबाउट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स रिजल्टिंग ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज मतलब कि मानव क्रियाकलाप के द्वारा उपजने वाली जो भी पर्यावरण से की जो समस्याएं हैं उसके बारे में जागरूकता का विकास। इससे क्या होगा, वो समझे कि कौन कौन सी ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज है जो कि नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो एक्टिविटीज इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रही। तो इस चीज के लिए अवेयरनेस का डेवलपमेंट करना, उसका विकास करना, ये भी ऑप्शन सही है। डेवलपिंग एन अवेयरनेस अबाउट कंजर्विंग इन्वायरमेंट फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, डेवलपिंग अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपका इस वाले डी ऑप्शन में होगा। डेवलपिंग अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर appropriate actions to solve environmental problems, इसमें सिर्फ इतना आएगा, डेवलपिंग एन अवेयरनेस अबाउट कंजर्विंग इन्वायरमेंट फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। ह्यूमन सर्वाइवल के लिए बच्चों के बीच में अवेयरनेस डेवलप करना, किस चीज के लिए? एनवायरमेंट को कंजर्व करने के लिए, मतलब कि ह्यूमन सर्वाइवल के लिए ये जरूरी है कि एनवायरमेंट जो है वो कंजर्व्ड रहे, इस चीज की अवेयरनेस का विकास करना बच्चों में। तो ये भी सही है, मतलब कि मानव प्रजाति के अस्तित्व के लिए पर्यावरण को संरक्षित करने की जागरूकता का विकास। लास्ट ऑप्शन है कि पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान के लिए उचित कार्यवाही सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी के बोध का विकास। ये नहीं है, तो ए बी सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ऑर्डर टू स्टडी एन आइडेंटिफाइड इन्वायरमेंटल इशू विच मेथड वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट, मतलब कि किसी चिन्हित पर्यावरणीय समस्या के अध्ययन के लिए कौन सी विधि है जो सबसे ज्यादा उपयुक्त होगी? इंटरव्यू मेथड या फिर ऑब्जर्वेशन मेथड या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड या फिर क्वेश्चनियर मेथड? तो ये होगा समस्या समाधान विधि। इसके लिए सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट इसके लिए कौन सी होगी, किस चीज के लिए? चिन्हित पर्यावरणीय समस्या के समाधान के लिए, तो वो होगी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, समस्या समाधान विधि। थर्ड का राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेवती wants to educate children about planting the seeds which they collected. Which of the following resources should रेवती use for this? मतलब कि रेवती बच्चों को उनके द्वारा जो भी संकलित बीज हैं उनको लगाने के बारे में शिक्षित करना चाहती है। तो इसके लिए खेती को निम्नलिखित में से किन संसाधनों का उपयोग करना चाहिए? कम्युनिटी रिसोर्सेज या फिर इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज या फिर नेचुरल रिसोर्सेज या फिर टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज? इंस्टीट्यूशनल और टेक्नोलॉजी तो बिल्कुल ही नहीं होगा, कम्युनिटी और नेचुरल में कंफ्यूजन है। नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होते हैं,
जैसे कि वाटर है, फॉरेस्ट है, लैंड है, ये वाटर, लैंड, सॉइल, ये सारी चीजें जो कुछ भी होती हैं, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर होते हैं। मतलब कि इस पे जो बाकी के मेंबर्स होते हैं, बाकी के जो लोग होते हैं, उनका अधिकार उस पे नहीं होता है। और कम्युनिटी रिसोर्स वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि मतलब नॉर्मल जो लोग हैं आसपास के, वो लोग उसको यूज कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली पार्क वगैरह आसपास के होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, कम्युनिटी रिसोर्स होते हैं, जिनका यूज नॉर्मली हर एक मेंबर कर सकता है, उसपे हर एक मेंबर का अधिकार होता है। और ये भी डिफरेंस होता है, जो कम्युनिटी रिसोर्स होते हैं वो विदाउट एनी कॉस्ट हम लोग यूज कर सकते हैं, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट यूज किया जा सकता है। और ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जिनका यूज करने के लिए स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसे देने पड़ते हैं या फिर उसके लिए पे करना पड़ता है, वो होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये कौन सा होगा, ये किसके अंडर आएगा, कम्युनिटी रिसोर्स के अंदर आएगा। मतलब कि रेवती बच्चों को उनके द्वारा जो भी संकलित बीज है, बच्चों ने जो भी बीज कलेक्ट किए हैं, उनको लगाने के बारे में शिक्षित करना चाहती है। तो इसके लिए रेवती को क्या करना है, कौन से संसाधन का यूज करके वो इस चीज को समझा सकती है, तो वो है कम्युनिटी रिसोर्सेज, मतलब कि सामुदायिक संसाधन। तो फोर्थ का राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आस्किंग लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस टू द स्टूडेंट्स इन ईवीएस क्लासरूम। ईवीएस कक्षा में छात्रों से बहुत सारे प्रश्न पूछने से क्या होता है, मेक्स स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स बेटर, इससे छात्र प्रत्ययों को बेहतर समझते हैं। या फिर इट एंगेजेस देम एंड इम्प्रूव्स डिसिप्लिन, यहाँ पे डिसिप्लिन की बात कर दी है, इंगेज तो करता है बच्चों को, क्वेश्चन आंसर जब बच्चे से पूछे जाते हैं क्लास में किसी भी कॉन्सेप्ट को समझाने के दौरान, तो ये उनको इंगेज तो करता है, लेकिन ये डिसिप्लिन मेंटेन या फिर डिसिप्लिन इंप्रूव करने के लिए नहीं है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। हेल्प स्टूडेंट्स रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ द टॉपिक, छात्रों को विषय का महत्व समझने में मदद मिलती है, बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन आंसर पूछने का मतलब है कि वो उसकी जो डीप चीजें हैं, मतलब इसकी जो बेसिक चीजें हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, बस वो उतना समझ पाए, अपनी प्रीवियस नॉलेज को उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेट कर पाए, जिससे उनकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। तो इस वजह से पढ़ाया जाता है, ना कि उस टॉपिक का इंपॉर्टेंस क्या है ये रियलाइज कराने के लिए। तो ये भी गलत। वैसे आपका पहला ही ऑप्शन सही हो गया, कि इससे क्या होता है, कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से बच्चे समझते हैं, छात्र प्रत्यय को बेहतर समझते हैं, इसी वजह से कि ईवीएस की क्लासरूम में बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चों से पूछे जाते हैं। हेल्प्स इन डिफरेंशिएटिंग बिटवीन लर्नर्स, ये तो ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। अलग अलग जो बच्चे हैं उनके बारे उनको उनमें डिफरेंशिएट करने के लिए, उनमें भेद करने के लिए, भेदभाव करने के लिए कि इस बच्चे को ज्यादा आता है, इस बच्चे को कम आता है, ये पता करने में मदद करता है। तो ये ऑप्शन तो आपका बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो फिफ्थ का राइट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वामी लिव्स नियर अ रिवर, ड्यू टू हैवी रेन्स वाटर पाइपलाइंस वर डैमेज्ड एंड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई वाज इंटरप्टेड। Swami's father bought a water. Can Swami asked his father, why do we have to purchase canned water when so much water is flowing in the river around us? What should Swami's father do? स्वामी नदी के पास ही रहता है, तो भारी बारिश की वजह से क्या होता है, पानी की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो जो पेयजल है उसकी आपूर्ति बाधित हो जाती है। तो स्वामी के पिता जो कि पानी का केन खरीदते हैं, तो स्वामी अपने पिता से पूछता है कि जब हमारे पास की नदी में इतना पानी बह रहा है तो हमें पानी का केन क्यों खरीदना पड़ता है। तो स्वामी के पिता को इस टाइम पे क्या करना चाहिए, स्वामी को बताना चाहिए कि रेनी सीजन में जो पानी है वो खराब हो जाता है, गंदा हो जाता है, इस वजह से वो ऐसा जो पानी है वो पीने में अनसेफ होता है, इस वजह से इसका यूज हम नहीं करते हैं। या फिर स्वामी दैट रिवर वाटर में कंटेन, उसमें रिवर वाटर में बैक्टीरिया हो सकता है, वायरसेस हो सकते हैं, बहुत सारे और पैरासाइट्स हो जा सकते हैं, जिससे कि बीमारियां हो सकती हैं। या फिर स्वामी को ये बताएंगे कि जो कैंड वाटर होता है इज ट्रीटेड टू मेक इट क्लीन, उसमें मतलब ऐसी सारी प्रोसेसिंग की जाती है उसको साफ करने के लिए, इस वजह से वो ड्रिंकिंग के लिए सेफ होता है। या फिर स्वामी से कहना चाहिए या फिर उसको बताना चाहिए कि जो रिवर वाटर है और कैंड वाटर है, इन दोनों को एक ग्लास में लो, ग्लास में लेने के बाद दोनों का पानी कंपेयर करो, कंपेयर करने के बाद इन दोनों के बीच में डिफरेंस ऑब्जर्व करो। तो ऐसे ऑप्शंस जो होते हैं कि उनको कोई भी चीज बस केवल डायरेक्ट ऐसे ही बता दी जाए, तो इससे उनकी उस चीज के बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी, वो बस उस चीज को एक फैक्ट की तरह याद कर लेंगे या फिर सुन लेंगे बस। अब बाकी सारी चीजों में क्या है कि नॉर्मली उसको सिर्फ बताने की बात कर रहे हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन गलत। इस वाले में क्या है, वो उनको बता तो रहे हैं, लेकिन किस चीज के लिए बता रहे हैं, लर्निंग बाय डूइंग, खुद से कहा है कि उस एक्टिविटी को करो, करने के बाद ऑब्जर्वेशन करो, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे जो डिफरेंस है वो पता करो कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है, तो उसको अपने आप समझ में आ जाएगा, जो रिवर वाटर है वो गंदा होता है और जो कैंड वाटर है वो साफ होता है। तो उससे क्या होगा, इस चीज की कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी उसमें आ जाएगी, इस चीज की कि ऐसा क्यों किया जाता है।
तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। मतलब स्वामी से ये कहना चाहिए कि वे नदी के पानी और पानी की कैन में जो पानी रखा हुआ उसको ग्लास में रखें, उसके बाद उस चीज का अवलोकन करें। तो 6th का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफेक्टिव डिस्कशन, प्रभावी विचार विमर्श। ये विमर्श होगा। प्रभावी विचार विमर्श क्या करता है? मतलब कि अगर क्लास में ऐसा डिस्कशन, इफेक्टिव डिस्कशन हो रहा है, तो वो क्या करता है? मेन टॉपिक से डेविएट कर देता है बच्चों को, मूल विषय से हट जाता है, या फिर बच्चों का पार्टिसिपेशन इसमें एनकरेज करता है, सहभागिता को प्रोत्साहित करता है, या फिर इन्वॉल्व्स क्रिटिसिज्म, आलोचना इसमें शामिल करता है, या फिर इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द बेस्ट व्यू, सर्वोत्तम दृष्टिकोण की पहचान करने में मदद करता है। अब देख के आपको लग सकता है ये वाला ऑप्शन हो सकता है, बट इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? एनकरेजेस पार्टिसिपेशन। जब डिस्कशन किया जाएगा, प्रभावी डिस्कशन किया जाएगा, तो सारे बच्चे क्या है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब हर एक बच्चा अपना पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कशन में देना चाहेगा, तो इससे क्या होगा? सहभागिता को प्रोत्साहित करता है। क्या? इफेक्टिव डिस्कशन। तो 7th का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्लास 5th, planned to plant some plants in the school garden. Tessie suggested that the boys should dig pits by taking mud out and the girl will water the plants. Kush objected, why can girls not dig pits? How should the classroom teacher address this issue? कक्षा 5 के जो विद्यार्थी हैं उन्होंने विद्यालय उद्यान में कुछ पौधे लगाने की योजना बनाई। तो टेसी ने सुझाव दिया कि जो लड़के हैं वो गड्ढा खोदकर मिट्टी बाहर निकालेंगे, मतलब उनको गड्ढा खोदकर मिट्टी बाहर निकालनी चाहिए, और जो लड़कियां हैं उनको पौधों को पानी देना चाहिए। तो कुछ को इस बात के लिए सही नहीं लगता है, तो उस चीज का विरोध करते हुए बोलता है कि लड़कियां जो है वो गड्ढा क्यों नहीं खोद सकती हैं। तो कक्षा के जो अध्यापक है वो इस मुद्दे को किस तरीके से संबोधित करेंगे, या फिर किस तरीके से उनको इस चीज पर बच्चों को संबोधित करना चाहिए। टेल द चिल्ड्रन दैट टेसी इज राइट बिकॉज बॉयज आर मोर स्ट्रॉन्गर फिजिकली देन गर्ल्स। गलत। कोई भी चीज ऐसी जो डायरेक्ट बच्चों को बस ऐसी बता दी जा रही है, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे बच्चों को डायरेक्ट बताया जा रहा है, ये ऑप्शन भी गलत। इसमें भी डायरेक्ट बताया जा रहा है, तो ये ऑप्शन भी गलत। इसमें क्या कहा जा रहा है कि टेल द चिल्ड्रन टू डिस्कस व्हाट। अब यहाँ पे क्या कहा गया? देखते ही समझिए, डिस्कशन, ऑब्जर्वेशन, एक्सप्लोरेशन, ऐसी कोई भी चीज हो तो वही आपका जो ऑप्शन है वो सही होगा। तो यहाँ पे बच्चों से ये कहना कि टू डिस्कस व्हाट गर्ल्स एंड बॉयज शुड डू एंड व्हाई दे थिंक सो, तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। मतलब बच्चों से ये कहना चाहिए कि वे इस पर चर्चा करें कि लड़के और लड़कियों को क्या करना चाहिए और वे ऐसा क्यों सोचते हैं, मतलब कि उसमें लॉजिकल थिंकिंग भी, कोई लॉजिक भी दें। कुछ ऐसा उन्होंने अनुभव किया है कि इस वजह से लड़कियों को ये काम करना चाहिए और इस वजह से लड़कों को ये काम करना चाहिए। तो इस तरीके का जो डिस्कशन होगा इससे बच्चे इस बारे में समझेंगे। तो 8th का राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉम्प्रिहेंसिव। इन कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन रिफर्स टू, निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का संबंध है बोथ स्कॉलिस्टिक एंड नॉन स्कॉलिस्टिक एरियाज ऑफ अ स्टूडेंट्स ग्रोथ, किसी छात्र की शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों ही तरीके की वृद्धि के क्षेत्र से, या फिर रेगुलरिटी इन असेसमेंट, आकलन में नियमितता, या फिर आइडेंटिफाइंग लर्निंग डिफिकल्टीज, सीखने की समस्याओं की पहचान करने के संबंध में है जो कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है, या फिर इवैल्यूएशन ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज, सह पाठ्यगामी क्रियाकलापों का मूल्यांकन। तो जो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है, इसमें जो कॉम्प्रिहेंसिव है इसका मतलब है बोथ स्कॉलिस्टिक एंड नॉन स्कॉलिस्टिक एरियाज ऑफ अ स्टूडेंट्स ग्रोथ, बच्चे का ग्रोथ करने के लिए जो शैक्षिक चीजें हैं और गैर शैक्षिक चीजें हैं, दोनों ही चीजों की वृद्धि, दोनों ही क्षेत्रों में बच्चों की वृद्धि करनी चाहिए। तो 9th का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा Which of the following are the process skills of environmental studies? इनमें से कौन सी स्किल है जो कि मतलब कौन सी स्किल है जिनकी प्रोसेसिंग से इन्वायरमेंटल स्टडीज की जो नॉलेज है वो बच्चों में ज्यादा बेटर हो सकती है? फैक्ट्स एनलिस्ट करके, तथ्यों की सूची बनाकर? नहीं, फैक्ट से रिलेटेड चीजें आपकी वैसे भी गलती होंगी। क्वेश्चनिंग करके, इस चीज को वैसे भी इसमें प्रमोट किया जाता है ईवीएस में, तो क्वेश्चनिंग करके। हाइपोथेसाइजिंग मतलब परिकल्पनाएं बनाकर? नहीं, इसमें परिकल्पनाएं बनाकर के नहीं कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटिंग, एक्सपेरिमेंट करके कर सकते हैं। परीक्षण करना, मतलब ये वाली स्किल जो है वो इन्वायरमेंटल स्टडीज की प्रोसेस स्किल होती है, मतलब इसकी स्किल से इन्वायरमेंटल स्टडीज की चीजें जो है वो बच्चे कॉन्सेप्ट या अंडरस्टैंडिंग या डीप चीजें जो है वो बच्चों को समझ में आ सकती है, बेसिक चीजें जो रूट चीजें हैं। रीचिंग फाइनल कंक्लूजन? नहीं। डायलॉग्स ये होगा। चेंजिंग कंक्लूजन बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, अवलोकन करके कोई निष्कर्ष, पहले से माइंड में कुछ था,
अब उसको अवलोकन किया कि नहीं ये चीज तो ऐसे होती है, तो चेंजिंग कंक्लूजन बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के आधार पर जो निष्कर्ष है उसमें बदलाव करना, ये भी एक प्रोसेस इसके लिए एनवायरमेंटल स्टडीज की। एनालिसिस ऑफ डेटा मतलब कि आंकड़ों का विश्लेषण करना, ये भी प्रोसेस इसके लिए एनवायरमेंटल स्टडीज की। मतलब कि बी डी एफ बी डी एफ जी एंड एच, दिस इज द राइट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फॉर ईवीएस टीचिंग इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या होगा, मतलब ईवीएस पढ़ाने के लिए जो इफेक्टिव टीचिंग मटेरियल है वो कौन सा हो सकता है। नीड्स टू बी कॉस्टली, महंगी होनी चाहिए, नहीं। शुड बी मेड बाय टीचर्स देमसेल्व्स, टीचर खुद बनाए तभी वो इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग मटेरियल हो सकता है, बिल्कुल नहीं। नीड्स टू बी लर्नर सेंटर्ड, बस इतना ध्यान रखना चाहिए कि जो भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज कर रहे हैं वो लर्नर सेंटर्ड हो, अगर लर्नर सेंटर्ड होगा तो फिर वो इफेक्टिव भी होगा। तो 11th का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ टीचर आस्क्ड स्टूडेंट्स टू ब्रिंग सीड्स टू टीच हाउ सीड्स ग्रो इनटू प्लांट्स। Soha and Tara brought different sized mustard seeds. Soha's seeds were bigger than Tara's seeds. The teacher asked students which seeds will grow bigger plants. Which of the following response of students will be suitable? अध्यापक ने विद्यार्थियों को बीज से पौधे कैसे उगते हैं इस चीज को पढ़ाने के लिए बीज लाने के लिए कहा। तो सोहा और तारा ये दोनों अलग अलग आकार के सरसों के बीज लेकर के आई। सोहा के बीज जो थे तारा के बीजों से बड़े आकार के थे, तो अध्यापक ने विद्यार्थियों से पूछा कि कौन से बीज बड़े आकार के पौधे बनाएंगे। तो विद्यार्थियों की निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया उपयुक्त होगी, कि बिगर साइज्ड सीड्स विल ग्रो बिगर प्लांट्स, या फिर स्मॉलर साइज्ड सीड्स विल ग्रो स्मॉलर प्लांट्स, या फिर बिग एंड स्मॉल साइज्ड सीड्स विल ग्रो सेम साइज्ड प्लांट्स, या फिर सीड्स मस्ट बी सोन टू ऑब्जर्व विच सीड्स विल ग्रो बिगर प्लांट्स। बीजों को बो करके देखना पड़ेगा कि कौन से बीज से बड़े पौधे उगेंगे, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 12th का राइट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रैक्टिकल वर्क एट प्राइमरी लेवल। जो प्राथमिक स्तर पर प्रयोगात्मक कार्य कराए जाते हैं उसका महत्व क्या होता है। क्लियरली फोकसेस ऑन आउटकम ऑफ द प्रैक्टिकल वर्क, मतलब कि प्रयोगात्मक कार्य के निष्कर्ष पर स्पष्ट रूप से केंद्रित होता है, बिल्कुल नहीं। हेल्प्स टू रिटेन इंफॉर्मेशन फॉर अ लॉन्गर टाइम, किसी भी एक्टिविटी को किसी भी चीज को अगर प्रैक्टिकली बच्चे कर करके देखेंगे तो प्रैक्टिकली करके करेंगे तो उसकी प्रोसेसिंग हो रही है, उसकी प्रोसेसिंग मतलब स्टेप बाय स्टेप जो बच्चे खुद कर रहे हैं तो उनके माइंड में वो चीज स्टोर हो रही है प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप। तो क्या होगा, जो भी उससे इंफॉर्मेशन निकलेगी वो बच्चे में ज्यादा टाइम तक क्या करेगी, बनी रहेगी उनके माइंड में, मतलब उस कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग ज्यादा समय तक उनके दिमाग में बनी रहेगी। जो भी जानकारी होगी वो लंबे समय तक बनाए रखने में सहायता होती है, किससे, प्रयोगात्मक कार्य से। तो यही इसका महत्व होता है प्राइमरी लेवल पे। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शबाना वॉज कंडक्टिंग एन एक्टिविटी टू टीच क्लासिफिकेशन। शी आस्क्ड हर स्टूडेंट्स टू प्लेस थिंग्स इन डिफरेंट ग्रुप्स। रिद्धि प्लेस्ड नाइफ एंड एप्पल टुगेदर इन वन ग्रुप। व्हाट शुड शबाना डू, मतलब शबाना ने वर्गीकरण पढ़ाने के लिए गतिविधि संचालित कर रही थी। उसने अपने विद्यार्थियों को वस्तुओं को अलग अलग समूहों में रखने के लिए कहा। रिद्धि ने क्या किया, चाकू और सेब को एक समूह में रखा। तो सर शबाना को इस चीज के लिए क्या करना चाहिए, रिद्धि को बताना चाहिए कि नाइफ जो है वो मेटल है एंड मस्ट बी प्लेस्ड अलोंग विद अदर मेटल्स। एक मेटल को दूसरे मेटल के साथ ही रखना चाहिए, इसी को क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो बच्चे को बस केवल ये चीज डायरेक्ट बता दिया। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या किया, रिद्धि से कहना चाहिए कि एप्पल एक तरीके का फ्रूट है, तो जो बाकी के फ्रूट्स है उनके साथ इसको रखो, ये क्लासिफिकेशन होगा, मतलब एक ग्रुप बन जाएगा फ्रूट्स का। ये भी बच्चे को डायरेक्ट बताया जा रहा है। रिद्धि, टेल रिद्धि दैट शी हैज प्लेस्ड नाइफ एंड एप्पल टुगेदर इन वन ग्रुप। उसको डायरेक्ट बता दो कि साथ में ये जो दोनों तुमने रखा है ये गलत है, इन दोनों का साथ में कोई ग्रुप नहीं बनेगा। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। आस्क रिद्धि टू एक्सप्लेन why she has placed knife and apple together in one group। उससे पूछेंगे कि तुमने ऐसा चाकू और सेब को एक समूह में क्यों रखा है। उसके माइंड में कोई ना कोई कॉन्सेप्ट तो होगा जिसके बेसिस पर उसने नाइफ और एप्पल को एक साथ रखा। तो ऐसा कोई भी इसमें क्या है, डायरेक्ट बताया जा रहा है, इसलिए ऑप्शंस गलत है। इसमें बच्चा इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, वो अपने खुद से सोच करके बताएगा कि किस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे उसने ऐसा किया है। तो ऐसी ही एक्टिविटी जो है वो ईवीएस में प्रमोट की जाती है, इस वजह से 14th का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब्स द
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ईवीएस टीचर, निम्नलिखित में से कौन से पद हैं जो पर्यावरण अध्ययन शिक्षक की विशेषताओं की व्याख्या करते हैं? कंटेंट ट्रांसमीटर, जो भी विषय वस्तु है उसको ट्रांसमिट करना, नहीं। लर्निंग फैसिलिटेटर, अधिगम सहजकर्ता के रूप में जो ईवीएस टीचर है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है, सही है। को लर्नर मतलब सह अधिगमकर्ता के रूप में, ये भी सही है। बिहेवियर ट्रांसफॉर्म, बच्चों का जो व्यवहार है उसको बदलने के लिए व्यवहार रूपांतरकर्ता के बारे में बिल्कुल है। इसमें क्या है, बच्चे का जैसा बिहेवियर होता है उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग ही उनको चीजें सिखाई जाती है, ना कि उनका बिहेवियर ही ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए, तो ये गलत हो गया। कंटेंट ट्रांसएक्टर, जो भी विषय वस्तु है उसको बच्चों को संचार करना, संचारक की तरह काम करते हैं विषय वस्तु की संचारक के रूप में, तो ये भी गलत है। विषय वस्तु से रिलेटेड कोई भी चीज हो, ट्रांसमीटर, ट्रांसएक्टर, कम्युनिकेटर करके कुछ भी, वो आपका सब गलत ही होगा। फैसिलिटेटर की तरह होनी चाहिए कैरेक्टरिस्टिक्स ईवीएस टीचर की, और दूसरी को लर्नर सह अधिगमकर्ता की तरह, तो बी और सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। ये था हमारा 7th ईयर पीवाईक्यू ऑफ ईवीएस पेडागोजी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पीवाईक्यू के साथ। थैंक यू।